वेलकम बैक एवरीवन। हमने रेनफॉल स्टार्ट करा हुआ था जिसमें वी हैव कवर्ड ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। नाउ नेक्स्ट इज़ साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल दो टाइप की हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो फ्रंटल फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हाई लो प्रेशर एरिया की वजह से बनते हैं और इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और टेम्परेट साइक्लोन्स में क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स का मीनिंग क्या है? साइक्लोन का मीनिंग है रोटेशन या फिर कोई सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन कैसे होगी? ये होगी अर्थ की रोटेशन से जो कोरियोलिस फोर्स बनता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ की रोटेशन की वजह से जो कोरियोलिस फोर्स होता है उससे जो विंड्स होंगी वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होंगी। जैसे अगर ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लें, ये कोई लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर एरिया का मतलब ही क्या होता है कि विंड्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, विंड्स इसकी साइड अट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन क्या ये लो प्रेशर एरिया तक पहुंचेंगी? नहीं। लो प्रेशर एरिया तक पहुंचने से पहले ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस राइट साइड डिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है? ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो रही है विंड्स की। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनकी जो मूवमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब ये इस लो प्रेशर जो सेंटर होगा, इस लो प्रेशर एरिया को ही हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का सेंटर बोलेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये तो हमने देख लिया कि साइक्लोन्स क्या है, सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन को ही हम साइक्लोनिक वोर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल का मीनिंग क्या है कि ये जो फॉर्म होंगे ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे 5 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में। ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर इनकी डेवलपमेंट होगी। अब क्या ये साइक्लोन्स जो हैं 0 से 5 डिग्री के बीच में, मतलब कि नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल बेल्ट में इनकी फॉर्मेशन होगी क्या? नहीं। ऐसा क्यों होगा? मैंने क्या बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए मेन फोर्स क्या होगा? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अब इक्वेटर पे नेग्लिजिबल होता है। इक्वेटर पर तो कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। और अगर कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है तो विंड्स की रोटेशन कैसे होगी? अगर विंड्स की रोटेशन नहीं होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो कैसे ही बनेंगे? इसलिए ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होंगे वो 5 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में बनेंगे। अब इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, इन ओशंस में जो भी साइक्लोन्स बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनको हम टाइफून्स बोलते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशन में बनेंगे उनको हम सिंपली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोलते हैं। और हरिकेन्स इनको बोलते हैं करीबियन आइलैंड्स में, दैट इज़ अटलांटिक ओशन में, या फिर जो कोस्टल यूएसए का एरिया होगा। कोस्टल यूएसए मतलब कि अटलांटिक ओशन में करीबियन आइलैंड्स। और विली विलीज बोलते हैं इनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये तो डिफरेंट नेम हो गए। अब इनको स्पीड के बेसिस पर भी डिफरेंट नेम से बोलते हैं। जैसे कि अगर जो विंड की स्पीड है वो 65 से 70 किलोमीटर पर आवर है तो इसको डिप्रेशन बोलेंगे। साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं जो विंड की जो स्पीड होगी मोर देन 60 टू 120 किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर विंड की स्पीड जो होगी वो मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर होगी तो उस केस में इसको हम साइक्लोन बोलेंगे। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ऑब्वियसली कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए तभी तो सर्कुलर मोशन होगी और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहली इसकी कंडीशन क्या है कि जो सी सरफेस है, सी सरफेस है उसका एरिया लार्ज होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। इसीलिए तो ये वेस्टर्न पैसिफिक अटलांटिक ओशन इनका सरफेस एरिया बहुत वास्ट है। और अगर वास्ट सरफेस एरिया है इट मीन्स कि वहाँ पर जो कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस, क्योंकि अगर लो प्रेशर एरिया है तो लो प्रेशर का मतलब क्या है कि विंड की अपवर्ड मूवमेंट होगी और अपवर्ड मूव करते करते ही कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और इसी रोटेशन को जो कि एक लो प्रेशर के अराउंड वो हो रही है, इसी को तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और जितना ज़्यादा
जितना ज़्यादा लार्ज सी सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, और ज़्यादा कंडेंसेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर होंगे हाई हाइट पर जाकर ये वाटर ड्रॉपलेट्स में भी ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, और जितने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे उतने ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल के साथ साथ इसमें थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग भी होती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस क्यों होना चाहिए कि लो प्रेशर एरिया है, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो लो होगा। तो इसीलिए जो भी सी सरफेस है उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस रहना ही चाहिए। और अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओशंस में 50 मीटर की डेप्थ तक हो तो तब तो ये और भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बन जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली कोरिलिस फोर्स टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वोर्टेक्स। साइक्लोनिक वोर्टेक्स मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी जो सर्कुलर मोशन होगी लो प्रेशर के अराउंड, जो भी सर्कुलर मोशन है उसको हम साइक्लोनिक वोर्टेक्स बोलते हैं। और ये सर्कुलर मोशन होगी कैसे, जब विंड्स रोटेट करेंगी, और विंड्स रोटेट कैसे करेंगी, जब कोरिलिस फोर्स होगा। इसी वजह से ही तो इक्वेटर के पास जो होता है वो कोरिलिस फोर्स वहाँ पर होता नहीं है, तो इक्वेटर के पास फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन भी नहीं होती। देन सेकंड क्या है, सेकंड है कि स्मॉल वेरिएशंस होनी चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो वर्टिकल विंड स्पीड है इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ट्रोपोपॉज के पास क्या है, अनडिस्टर्ब्ड विंड्स हैं। जैसे जैसे विंड्स की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, विंड्स तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर इनकी वेलोसिटी क्या होगी, विंड की बहुत ज़्यादा होगी। क्या कि अगर विंड की जो स्पीड होगी 120 किलोमीटर से हाई होगी तो वो क्या होगा, साइक्लोन होगा। अपवर्ड जैसी विंड्स मूव कर रही हैं तब तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब कि सेम हाई स्पीड पर रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये ट्रोपोपॉज के पास पहुँचेगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी आने लगती है। और अगर यहाँ पर सबसाइडिंग एयर ज़्यादा होगी तो सबसाइडिंग एयर का काम क्या होता है कि जितनी ज़्यादा सबसाइडिंग एयर होगी तो बैलेंस आउट कर देगी, और बैलेंस आउट करने का मतलब क्या होगा कि विंड की स्पीड कम हो जाएगी, और विंड की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो साइक्लोन की फॉर्मेशन तो कैसे ही होगी। इसीलिए ही जो ट्रोपोपॉज के पास जो विंड्स होंगी वो अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए। कम सबसाइडिंग एयर तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि हाँ सबसाइडिंग एयर होगी नहीं, लेकिन कम अमाउंट में होनी चाहिए ताकि ये जो हाई स्पीड है उसको बैलेंस आउट ना कर दे। इसी वजह से जो वर्टिकल विंड की स्पीड होगी उसमें वेरिएशंस जो होगी वो स्मॉल वेरिएशंस होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसके लिए कि एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इस साइड है बे ऑफ बंगाल और इस साइड है अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली अरेबियन सी से हमेशा नॉर्मली ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही तो ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो बे ऑफ बंगाल में क्या सिनेरियो रहता है कि यहाँ पर नॉर्मल हाई टेम्परेचर होने की वजह से छोटे छोटे लो प्रेशर एरियाज जो होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के आने के टाइम ही कोई लो प्रेशर एरिया बनेगा, ऐसा नहीं है। लो प्रेशर एरिया जो होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, स्पेशली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो। बट जैसे ही टेम्परेचर और ज़्यादा राइज होगा इस एरिया में, तब ये लो प्रेशर एरियाज जो होंगे वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो विंड्स की अपवर्ड मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और कोरिलिस फोर्स की वजह से फिर ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिफिकेशन के लिए इसको पहले तो एग्जिस्ट करते होना चाहिए ना, इसी वजह से ही लो प्रेशर एरियाज भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होने चाहिए। देन क्या है कि अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर भी देख लेंगे हम इसी डायग्राम में ही। हमें पता है कि ट्रोपोपॉज के बाद तो कोई विंड्स की मूवमेंट नहीं होती है,
तो अगर कोई एयर अपवर्ड मूव कर रही है तो उसके पास डाइवर्ज करने के लिए, उसके पास क्या ऊपर जाने के लिए तो कोई बाउंड्री बची नहीं, इसके बाद तो मूवमेंट होगी ही नहीं, एयर का अपवर्ड फ्लो होगा ही नहीं। तो इसके पास क्या होगा, दो ही डायरेक्शंस बचेंगी, जहाँ तो ये इस डायरेक्शन में जा सकेगी और या फिर ये इस डायरेक्शन में जा सकेंगी। और इसी चीज़ को ही हम बोलते हैं कि अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस होगी तभी तो यहाँ पर जो होगी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नीचे से ही नीचे से ही फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी ये एयर की अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि नीचे से इनका वर्टिकल एक्सटेंट होता है। मैंने जब क्लाउड्स की डिवीजन बताई थी तब मैंने बताया था कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का हाई वर्टिकल एक्सटेंट होता है। हाई वर्टिकल एक्सटेंट का मीनिंग ये कि नीचे से ये फॉर्म होना स्टार्ट होंगे और जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे तब इनकी फॉर्मेशन जो होगी वो इंटेंसीफाई हो जाएगी। और अगर यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होनी है तो यहाँ पर ही एयर की मूवमेंट रहनी चाहिए। इसीलिए जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है कि अपर एयर डाइवर्जेंस होनी चाहिए एयर की। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम बोलते हैं कि एक सेल्फ फीडिंग मैकेनिज्म है। सेल्फ फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि ये खुद को ही सेल्फ फीड करते हैं। इनकी जो इंटेंसिटी होगी, इनकी जो एयर की मूवमेंट होगी अपवर्ड, वो इनकी खुद को ही फीड करके और ज़्यादा लो प्रेशर एरिया को इंटेंसीफाई करेंगे। कैसे? ये मैंने एनसीईआरटी की डायग्राम ली हुई है जिसका ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या होता है ये? वैसे तो एनसीईआरटी की डायग्राम है, मैंने इसको खुद एक्सप्लेन करना है। कैसे? ही कि अगर ये कोई कोस्टल एरिया है, यहाँ पर है सी सरफेस, लार्ज सी सरफेस, ये है कोस्टल लैंड, जैसे कि हमारा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में क्या है, इन एरियाज़ में तो सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं ना। इसीलिए ही ओडिशा में क्या करना स्टार्ट कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट को उन्होंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये हर साल आना ही आना है। बस हम इनका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं, और इम्पैक्ट करने के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। इसीलिए ही ओडिशा में मैनग्रोव फॉरेस्ट की अब एक लेयर उन्होंने इंक्रीज़ करनी स्टार्ट कर दी है। अब क्या है कि ये अगर कोई मान लीजिए ये हमारा बे ऑफ बंगाल ही है, यहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर एरियाज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे लो प्रेशर एरियाज़ हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया है तो ये लो प्रेशर एरिया का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। ये इंक्रीज़ करेगा तो इस लो प्रेशर का मतलब क्या है कि जितनी भी जो विंड्स होंगी, या तो वो लैंड से आ रही हैं इस साइड से, चाहे वो ओशन की सरफेस से आ रही हैं, ये सारी की सारी साइड से विंड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर क्या वर्क करेगी, कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स है तो ये विंड्स यहाँ पर लो प्रेशर के सेंटर तक तो नहीं पहुँचेंगी, लेकिन यहाँ से ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगी। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी क्या हो जाएगी, राइट साइड डिफ्लेक्शन हो जाएगी। और अगर हम देखें तो इन विंड का राइट साइड कौन सा होगा, अपवर्ड ही होगा। तो विंड्स ने अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, जैसे जैसे उनकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी तो डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर, अब देखिए क्योंकि ये सी सरफेस है तो इन विंड्स के पास मॉइस्चर तो है ही, इनके पास अब मॉइस्चर तो है ही, तो इट मीन्स इनके पास वाटर वेपर्स हैं। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो हाइट पर तो क्या होगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट कर देगी। कंडेंसेशन होगी तो क्या होगा कि वाटर वेपर जो होंगे वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे। अब कंडेंसेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि जो इन वाटर वेपर्स के पास जो भी हीट होगी उस हीट का रिलीज़ होगा। इस हीट को हम क्या कहते हैं, जो हीट कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से रिलीज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब इस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का यूज़ ये ट्रॉपिकल जो अपवर्ड राइजिंग विंड्स होंगी
वो इस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का ही यूज़ करेंगी। इसका यूज़ कैसे होगा कि इस हीट को जैसे जैसे वो अपवर्ड मूव करेंगी, इस हीट को ये फर्दर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगी। और अगर ये हीट यूज़ हो रही है तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये लो प्रेशर एरिया जो होगा ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है। इस लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिफिकेशन से क्या होगा कि विंड्स और ज़्यादा दूर दूर के एरिया से आएंगी, और ज़्यादा दूर के एरिया से आएंगी विंड्स। और अगर और ज़्यादा दूर से आ रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मॉइस्चर कलेक्ट करके फिर से अपवर्ड मूव करेंगी। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन की वजह से क्या हो रहा है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये देखिए वहाँ ऊपर तो आ गया ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के बियॉन्ड तो इनकी मूवमेंट होगी नहीं, तो ये विंड्स क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। इसने इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया और इसने इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसी को ही बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ विंड। अब जितना भी एरिया होगा, जितना भी ये वाला एरिया होगा इस साइड भी और ये इस साइड भी, इन जितना भी एरिया होगा इस सारे के सारे एरिया में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी। ओके, अब आता है इसकी स्ट्रक्चर। इस चीज़ को तो हमने बोल दिया कि हाँ ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन अब आती है इसकी स्ट्रक्चर। जितना भी ये हाई प्रेशर वाला एरिया होगा, सॉरी लो प्रेशर का एरिया होगा, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई। और जो ये वाला एरिया होगा जिसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको बोलते हैं हम आई वॉल। ये क्या है, आई वॉल। ओके, मैंने क्या बताया था कि ट्रोपोपॉज के पास अपवर्ड एयर की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और क्या होगा, एयर राइट साइड को, इस साइड को और इस साइड को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी और उससे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। अब जितना भी ये वाला एरिया होगा वो क्या था, आई वॉल। और आई वॉल का जो एरिया होगा ये काम एरिया होगा। काम एरिया कैसे होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि ये सारी की सारी एयर जो थी वो डिफ्लेक्ट होगी, कुछ ना कुछ एयर यहाँ पर ट्रैप रह जाएगी और वो एयर क्या करेगी, वो एयर सबसाइड करना स्टार्ट करेगी। और अगर ये लिखा है जैसे कि हाँ वो जो वार्म एयर होगी वो सबसाइड करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एयर यहाँ पर ट्रैप रह जाएगी। और जो ये जो सबसाइडिंग एयर होगी इस अपवर्ड एयर की मूवमेंट को थोड़ा सा बैलेंस कर देगी। तो जितना भी आई वॉल के बीच का जो एरिया होगा वहाँ पर काम टेम्परेचर कंडीशन होगी, वहाँ पर काम प्रेशर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल कंडीशंस होंगी। इस एरिया में क्या होंगी, स्टेबल कंडीशन होंगी। स्टेबल कंडीशंस हैं तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी थंडर्स नहीं होंगे, यहाँ पर कोई लाइटनिंग नहीं होगी। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी इन एरियाज़ के इन आई वॉल्स के अराउंड ही होगी, इसके बीच वाले एरिया में नहीं होगी। तो ये था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब एक चीज़ और है इसमें इम्पॉर्टेंट, वो है कि अरेबियन सी में कम क्यों होते हैं साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो अरेबियन सी में वे ऑफ बंगाल से कम होते हैं। इस साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल और इस साइड है अरेबियन सी। और अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, अरेबियन सी पेनिनसुला भी इसको बोल देते हैं। और यहाँ पर है ओमान और ये रहा यहाँ पर पाकिस्तान। ये मैप का थोड़ा ऐसा सही है। ओके, बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली अरेबियन सी से ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के में जो रिवर्स ड्रेन हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो फ्रेश वाटर को ड्रेन कर रही हैं। और जो फ्रेश वाटर होता है और जो बे ऑफ बंगाल का जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो सॉल्टी वाटर होगा। और इसके ऊपर आकर एक फ्रेश वाटर की जो रिवर्स होंगी, क्योंकि वो जो ड्रेन करेंगी वाटर वो फ्रेश वाटर है, उसकी आकर क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर इन दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो ये एक लेयर ऊपर बन जाएगी। अगर ये लेयर एक ऊपर बनेगी तो जो वार्म होगा ऊपर वाला वाटर, जो फ्रेश वाटर होगा वो जल्दी वार्म होगा। तो बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर होता है वो अरेबियन सी से जनरली हाई रहता है। और अगर हाई रहता है इट मीन्स यहाँ पर जो लो प्रेशर एरियाज़ होंगे वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स बनते हैं, जो भी साइक्लोन्स बनेंगे अरेबियन सी में, उनका इन्फ्लुएंस जनरली ओमान रीजन में होता है। जनरली उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो ओमान रीजन में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन या फिर जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या होता है कि अब क्या होना स्टार्ट हो गया है कि ये सिनेरियो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। कैसे? क्योंकि साइक्लोन्स का एक फीचर होता है रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन्स। ये क्या है कि जब भी विंड्स की स्पीड 60 से ज़्यादा 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होने लगती है तो आईएमडी क्या करती है, इन विंड्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनका कुछ पता नहीं होता है कि इन्होंने कौन सा पाथ चूज़ कर लेना है, कि किस पाथ में इन्होंने स्ट्राइक करना है, किस पाथ में आकर किसी भी कोस्ट को इन्होंने हिट करना है। इसीलिए जब भी विंड्स की स्पीड जो होती है वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा होती है तो आईएमडी विंड्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है कि हाँ अब साइक्लोन्स की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जब भी ये विंड्स जो होती हैं वो 20 डिग्री लैटीट्यूड को क्रॉस करती हैं तो ये जो विंड्स होती हैं ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, ये पाथ को चेंज कर लेती हैं। ऐसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई लो प्रेशर एरिया था, यहाँ से विंड स्टार्ट हुई तो इसने क्या करना था, इसने ईस्टर्न कोस्ट को हिट करना था। और अगर ये 20 डिग्री या फिर अगर इस एरिया में पहुँच रही हैं तो क्या कर रही हैं यहाँ पर, तो ये क्या कर रही है, रिकर्व कर जाएंगी। ये अपनी इन्होंने जाना तो इन्होंने सीधे था बट इन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट को हिट कर दिया। इसीलिए ही ऐसे ही क्या होगा, जो भी अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स होंगे उन्होंने हिट तो करना था ओमान को, लेकिन उन्होंने रिकर्व कर लिया। रिकर्व करके वो गुजरात की कोस्ट को हिट करेंगी। जितने भी इसीलिए साइक्लोन्स आते हैं गुजरात की कोस्ट में, उनके लिए जो आईएमडी होती है वो पहले ही ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है विंड्स को, क्योंकि पता नहीं होता कि साइक्लोन में जो विंड्स होती हैं उन्होंने कौन सा पाथ चूज़ कर लेना है। तो इसी वजह से ही जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं वो अरेबियन सी से ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट रीज़न कि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर होता है, जनरल टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मली अरेबियन सी से ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर रिवर जो है वो ड्रेन कर रही हैं। दूसरा चीज़, जो अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं जनरली वो ओमान की साइड मूव करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन को समझने से पहले ज़रूरी है फ्रंट्स को समझना। और फ्रंट के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स है वो फ्रंटल फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं। और फ्रंट कैसे बनते हैं? फ्रंट बनते हैं एयर मास की कन्वर्जेंस की वजह से। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एयर मास क्या है। एयर मास कोई भी एयर का जो एयर का पार्सल की जो लार्ज बॉडी होगी, किसी भी लार्ज होमोजेनस एरिया पे लार्ज एरिया होना चाहिए, होमोजेनस एरिया होना चाहिए। तो उस एरिया में जो भी एयर पार्सल होगा लार्ज बॉडी का, उसमें अगर बहुत ही कम वेरिएशंस आ रही हैं, और ये वेरिएशंस कौन सी होंगी? हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस। उनमें उस एयर पार्सल में बहुत ही कम वेरिएशंस आ रही हैं उसकी प्रॉपर्टी में, जैसे कि स्टेबिलिटी है, वहाँ पर टेम्परेचर में कम वेरिएशंस आ रही हैं, ह्यूमिडिटी में कम वेरिएशंस आ रही हैं, और प्रेशर में कम वेरिएशंस आ रही हैं। और ये वेरिएशंस हम वर्टिकल बात नहीं करें, ये वेरिएशंस हैं हॉरिजॉन्टल। तो उस लार्ज एयर पार्सल को जिसमें कम वेरिएशंस होंगी, होमोजेनस एरिया में होगा, उस लार्ज एयर पार्सल को हम एयर मास बोलेंगे। अब ये लार्ज होमोजेनस एरिया कौन सा हो सकता है? लार्ज कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं और लार्ज ओशंस हो सकते हैं। इन लार्ज होमोजेनस एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? सोर्स रीजन्स, जिनमें एयर मास की फॉर्मेशन होती है। ओके, अगर कोई एयर मास ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी एरिया में एग्जिस्ट करता है तो वो एयर मास उस एरिया की प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर कर लेता है। अगर उस एयर मास में उस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा तो वो एयर मास का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर वहाँ पर प्रेशर कम होगा या फिर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो एयर मास उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल जो प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अगर ये कोई एयर मास है, लार्ज एयर मास है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आके सीधा 55 डिग्री सेल्सियस आ गया। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। ऐसे ही चाहे इसकी वर्टिकल मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एयर मास।
एयर मास, क्या अब ये सोर्स रीजन जो है वो इक्वेटर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इक्वेटर पर टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, और एयर मास के लिए क्या चाहिए कि वेरिएशंस बहुत कम होनी चाहिए। ये कहाँ पर बनते हैं? सब ट्रॉपिकल एरिया में। इसको हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि एयर मास, अगर ये कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई एयर मास है तो इसको हम एयर मास बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसको एयर मास बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक होमोजेनस एरिया है। क्या हम बी को एयर मास बोल सकते हैं? नहीं, इसको एयर मास नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशंस होंगी। ये क्या होगा? लैंड का एरिया, और ये होगा ओशनिक एरिया। तो यहाँ पर क्या होंगी? टेम्परेचर वेरिएशंस, तो इसको एयर मास नहीं बोल सकते। अब ये एक पूरे का पूरा लैंड एरिया है, तो इसको हम एयर मास बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा लैंड एरिया है, होमोजेनस एरिया है। ऐसे ही सेम डी को भी हम एयर मास बोल सकते हैं। अब एयर मास जो होंगे वो वार्म एयर मास भी हो सकते हैं और कोल्ड एयर मास भी हो सकते हैं। अगर सोर्स रीजन की, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, ये सोर्स रीजन के बेसिस पर, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं बताऊं तो क्या होगा कि जो एयर मास होंगे वो कोल्ड एयर मास हो सकते हैं और हॉट एयर मास हो सकते हैं, या फिर वार्म एयर मास हो सकते हैं। कोल्ड अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें, जैसे कि अगर रशिया की बात करें, रशिया का में के जो साइबेरिया होगा वहाँ पर जो एयर मास बनेगा वो कोल्ड एयर मास होगा, और वो वहाँ पर जो होमोजेनस एरिया कौन सा होगा? वो होगा कॉन्टिनेंटल एरिया। ऐसे ही अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी लार्ज जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पर जो कोल्ड एयर मास बनेगा वो होगा कोल्ड एयर मास। ऐसे ही पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में एयर मास होंगे, इनको हम मैरीटाइम एयर मास भी बोल देते हैं, क्योंकि एक और डिवीजन है कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलार। ये पोलर और ट्रॉपिकल एरियाज़ के या फिर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बेसिस पर इनकी डिवीजन है। तो ऐसे ही कोई कॉन्टिनेंटल पोलार हो सकते हैं, जैसे कि एंटार्कटिका। एंटार्कटिका का बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो क्या आइस से कवर्ड है। पोलर एरिया के पास है ये, तो पोलर के पास है तो ये कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है। तो ऐसे ही इनकी डिवीजन है। अब यूपीएससी में ना एक क्वेश्चन से पूछते हैं कि यूपीएससी के टोटल एयर मास कितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो टोटल ऐसे ही अगर इनको डिवाइड करेंगे तो टोटल एयर मास 60 एयर मास बनते हैं। इनकी अगर सिंबल देखें तो कोल्ड को हम के से डिनोट करते हैं, और जो वार्म होता है उसको डब्ल्यू से, स्टेबल और अनस्टेबल को यू से। ये मैंने वैसे तो कम्युनिटी टैब में भी शेयर कर दिया था, एक बार इसका बस पता होना चाहिए। इसका ऑप्शनल में ही यूज़ आता है, हमारे लिए इतना यूज़ नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से एयर मास हो सकते हैं, इनका नेम ही पता होना चाहिए हमें। देन उसके बाद आता है फ्रंट्स। हमने ये तो देख लिया कि कोल्ड एयर मास हो सकते हैं और वार्म एयर मास हो सकते हैं। कैसे कि डिपेंड करता है कि अगर तो ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे तो वो कौन से होंगे? वार्म वाले होंगे, और जो कोल्ड होंगे वो होंगे पोलर एरियाज के पास। अब जब जैसे ही इन, ऐसा तो नहीं है ना कि कोल्ड और वार्म एयर मास उसी जगह पर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। एयर है, ये एयर है तो एयर की मूवमेंट भी होगी। अगर जैसे ही ये कोल्ड और वार्म एयर मास एक दूसरे के पास आएंगे तो जो भी इनके बीच में बाउंड्री बनेगी उस बाउंड्री को हम फ्रंट्स बोलते हैं। तो फ्रंट क्या होते हैं? दो कंट्रास्टिंग एयर मास जब कन्वर्ज करेंगे, जब वो मीट करेंगे तो जो उनकी जो स्लोपिंग बाउंड्री बनेगी उस बाउंड्री को हम फ्रंट्स बोलते हैं। अब फ्रंट्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: वार्म, कोल्ड, स्टेशनरी और एक्लूडेड। स्टेशनरी फ्रंट से स्टार्ट होता है जिसको हम फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, और एक्लूडेड फ्रंट से एंड होता है फ्रंट्स का, जिसको हम फ्रंटोलिसिस बोलते हैं। इसी फ्रंट से ही आगे टेम्परेट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा कि हाँ, ये जो फ्रंट्स हैं कहाँ पर बनते हैं? यहाँ पर जो एयर मासेस होंगे वो उनकी कन्वर्जेंस होगी। क्या ये एयर मास जो होंगे वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास बन सकते हैं? यस, क्योंकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास क्या हो रहा है कि इस साइड से आ रही हैं साउथ ईस्ट विंड्स, साउथ ईस्टर्लीज, और इस साइड से आ रही हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज। इनकी क्या हो रही है? कन्वर्जेंस। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में भी फ्रंट्स की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही अगर सब ट्रॉपिकल पोलर देखें, सब ट्रॉपिकल पोलर एरिया में भी, तो यहाँ पर भी एयर की कन्वर्जेंस होगी। एक मिनट, यहाँ पर ना शायद डायग्राम होगी, मैं इसको डायग्राम से बता सकती हूँ। हाँ, ये रही।
देखिए ये क्या था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर में यहाँ पर क्या थी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस साइड से आ रही थी और इस साइड से क्या थी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनकी कन्वर्जेंस हो रही थी, तो यहाँ पर भी एयर मास की फॉर्मेशन हो सकती है। अब नेक्स्ट आ रहा है ये सब पोलर लो प्रेशर। सब पोलर लो प्रेशर में क्या था, हाई प्रेशर की साइड से एयर इस साइड से आ रही थी, ऊपर से क्या आ रही थी, पोलर ईस्टर्लीज आ रही थी, तो यहाँ पर भी कन्वर्जेंस हो रही थी, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रही थी, तो यहाँ पर भी जो होगा वो फ्रंट की फॉर्मेशन होगी। क्या पोलर हाई प्रेशर पर फॉर्मेशन होगी, नहीं, यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक साइड से ही विंड्स आएंगी, यहाँ पर तो कोई कन्वर्जेंस होगी ही नहीं। इसीलिए जो हाई प्रेशर वाले एरियाज होंगे, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होगा, वहाँ पर फ्रंट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स और स्टेशनरी फ्रंट्स कैसे होते हैं। स्टेशनरी फ्रंट्स से क्या होता है कि स्टार्ट होता है, स्टेशनरी फ्रंट सबसे पहले देखेंगे, एक मिनट, इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, कि अभी तक जो फ्रंट है वो स्टेशनरी है, जैसे ही इसकी मूवमेंट होना स्टार्ट हुई, फ्रंट की जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई, एयर मासेस मूव हुए, कन्वर्ज हुए, तो स्टार्ट हो गया, उसको हम बोलेंगे फ्रंटोजेनेसिस। एक्लूडेड फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट का जो होता है वो एंड होता है, इसको बोलते हैं हम फ्रंटोलिसिस। ओके, तो सबसे पहले है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट क्या है, अच्छा, कोई भी फ्रंट कैसे बनेगा, कोई भी फ्रंट जब बनेगा तो जिस भी एयर मास की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी, वो एयर मास स्ट्रॉन्ग होगा, और और जब वो स्ट्रॉन्ग मास दूसरे एयर मास जो कंट्रास्टिंग ऑपोजिट वाला एयर मास होगा उसको मीट करेगा, तब जो भी स्ट्रॉन्गर वाला होगा उसके बेस पर ही इसकी नेमिंग करेंगे। और अगर क्योंकि वार्म एयर मास जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी फ्रंट बनेगा उसको हम वार्म फ्रंट बोलेंगे, और अगर कोल्ड एयर मास स्ट्रॉन्ग है तो उससे जो फ्रंट बनेगा उसको हम कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। तो वार्म फ्रंट कैसे होता है कि इसमें जो एयर मास होगा उसकी जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी, और अगर कोई एयर मास, जैसे अगर ये देखें, सपोज यहाँ पर कोई कोल्ड एयर मास है, यहाँ पर कोई कोल्ड एयर मास है और इस साइड कोई वार्म एयर मास है। अब इस एयर मास की क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा, ये डिपेंड करता है, अब उस एरिया पर ही डिपेंड करेगा कि कौन से जो एयर मास की स्पीड ज़्यादा होगी, कोल्ड की ज़्यादा होगी या फिर वार्म की होगी, ये उन कंडीशंस पे ही डिपेंड करेगा यहाँ पर ये जो एयर मास एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सहारन डेजर्ट में देखें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वार्म फ्रंट की फॉर्मेशन होगी। कैसे, क्योंकि वहाँ पर जो होगी वो वार्म एयर होंगी, और जो वार्म लार्ज एयर मास होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और वो कोल्ड एयर मास को पुश करने की या फिर उसके ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अब क्या है, वार्म एयर है यहाँ पर, तो ये क्या होगी, लाइट होगी। अब जो कोल्ड एयर मास होगा वो डेंस होगी, तो वो नीचे रहेगी। जैसे जैसे ये वार्म एयर मास इस कोल्ड एयर मास के पास कन्वर्ज करने के लिए आएगा, क्योंकि अब ये क्या है, ये लाइट है, ये लाइट एयर है, तो ये क्या करेगा, ये कोल्ड एयर मास को अपवर्ड पुश नहीं करेगा, बट लाइट होने की वजह से ये खुद अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी ये बाउंड्री बनेगी, अब जो ये बीच की जो बाउंड्री बनी, ये क्या होगी, एक स्टीप बाउंड्री नहीं है, ये एक जेंटल बाउंड्री बनेगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे अपवर्ड मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सडनली ये ऐसे ही मूव कर गया, ऐसा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे अपवर्ड मूव कर रहा है, और इसकी वजह से जो मूवमेंट होगी, जो फ्रंट बनेगा उसको हम बोलेंगे वार्म फ्रंट, और ये वार्म फ्रंट जेंटल होगा। और जैसे ही ये वार्म एयर की, हमें ये भी पता है कि जब वार्म एयर राइज करती है तो राइज करने से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज़ होता है कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन होगी तो रेनफॉल होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइट पर वार्म एयर मास के या फिर वार्म एयर मास के जो राइज करने से यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल होगी। तो ये था हमारा वार्म फ्रंट। देन उसके बाद आता है हमारा कोल्ड फ्रंट। सेकंड है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, मैंने बताया था कि जो कोल्ड एयर मास होगा वो डेंस होगा। कोल्ड एयर मास डेंस है, तो ये क्या करेगा, अगर ये वार्म एयर मास की साइड जा रहा है
ये उस एयर मास को लिफ्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि खुद लिफ्ट हो जाएगा। अगर ये कोई वार्म एयर मास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और इस साइड से क्या आ रहा है, कोई कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास क्या होगा, डेंसर होगा। तो इसने क्या करना है, इसने जाकर नीचे, जैसे ही इसने मूव करा वार्म एयर की साइड्स, तो ये क्या करा, नीचे नीचे इस्टेब्लिश हो जाएगा और रिकर्व करेगा ऊपर की साइड। कोल्ड एयर मास जो होगा इस वार्म एयर मास को अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर कोई लाइट एयर मास अपवर्ड मूव कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि विंड जो होगी वो सीधे के सीधे ही अपवर्ड मूव करेगी, वो रोटेट होकर मूव करेगी। तो ये कोल्ड एयर मास क्या करेगा, इस वार्म एयर को रोटेट करके अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इस अपवर्ड मूवमेंट से जो ये बीच में बाउंड्री क्रिएट होगी, इस बाउंड्री को हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोल्ड फ्रंट आके, कोल्ड एयर मास आके इस वार्म एयर मास को रोटेट करके अपवर्ड मूव कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में अपवर्ड मूव हो रहा है। और अगर ऊपर जा रहा है तो इससे भी क्या होगा, इससे टॉर्नेडोज की फॉर्मेशन होगी। टॉर्नेडोज कहाँ बनते हैं, जनरली यूएसए में। तो ये टॉर्नेडोज कैसे बनेंगे, जब कोल्ड फ्रंट वार्म एयर मास को, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को रोटेट करके अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी, तो उससे क्या बनेंगे, टॉर्नेडोज बनेंगे। और जो भी ये बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। अब क्या हो रहा है कि इसने, क्योंकि जो वार्म एयर मास था वो बहुत ज़्यादा लाइट था, तो इसने एकदम से इसको अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बाउंड्री कौन सी होगी, ये बाउंड्री होगी स्टीप बाउंड्री, क्योंकि इसको जेंटली अपलिफ्ट नहीं कर रहा है। ये एयर जो वार्म एयर मास था वो क्या था, वो खुद जेंटली अपलिफ्ट हो रहा था, वो खुद अपलिफ्ट हो रहा था, वार्म फ्रंट में जेंटली अपलिफ्ट हो रहा था। लेकिन कोल्ड फ्रंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस है, ये हैवी है, तो इसने सडनली वार्म एयर मास को अपलिफ्ट कर दिया। तो उस केस में जो बाउंड्री होगी वो स्टीप बाउंड्री होगी, और इसको स्टीप बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट क्या है, स्टेशनरी फ्रंट जो है वो सिंपल है कि दो जो कोल्ड फ्रंट्स और वार्म फ्रंट हैं, जो कोल्ड एयर मास और जो वार्म एयर मास है वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई कोल्ड एयर मास है और यहाँ पर क्या है, कोई वार्म एयर मास, बस ये अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट हो रही है, बट ये दोनों पैरेलल ही एक दूसरे के मूव कर रहे हैं। एक दूसरे की साइड अभी इन्होंने कन्वर्ज करना स्टार्ट नहीं करा है, बस जो विंड्स हैं वो पैरेलली मूव कर रही हैं। और जब तक विंड्स पैरेलली मूव करती रहेंगी तो इनकी कन्वर्जेंस नहीं होगी तो फ्रंट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट। देन नेक्स्ट है हमारा अक्लूडेड फ्रंट। फोर्थ है हमारा अक्लूडेड फ्रंट। अक्लूडेड फ्रंट है जो वो टेम्परेट साइक्लोन्स की डेथ से रिलेटेड है। इस केस में आके टेम्परेट साइक्लोन्स जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। अब ये कैसे होगा, इसको हम देखेंगे कि अक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है। सपोज कि यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ साइड से, पोलर एरिया से क्या आती है, कोल्ड एयर आती है, और ट्रॉपिकल एरिया से क्या आएगी, वार्म एयर। सपोज यहाँ पर पोलर एरिया से कोल्ड एयर आ रही है, इस साइड से भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, और ये है हमारा ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ से आ रही है वार्म एयर। तो इस साइड में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वार्म एयर मास, और ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कोल्ड एयर मास। इस साइड भी कोल्ड एयर मास एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो कोल्ड एयर मास होता है उसका अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि उसने मैक्सिमम वार्म एयर मास को अपलिफ्ट करना है और एंड में इसको ख़त्म कर देना है, इसको सप्रेस कर देना है। तो इस साइड से भी अगर कोल्ड एयर मास आ रहा है, पहले ये स्टेशनरी था, इन्होंने मूव करना स्टार्ट करा, तो क्या कर रहा है, ये इस बाउंड्री को ये सप्रेस करना स्टार्ट करेगा।
तो क्या हो रहा है, इस साइड से कोल्ड एयर आ रही है, इस साइड से वार्म एयर आ रही है, तो ये वाला फ्रंट कौन सा बना, वार्म फ्रंट होगा, और जो ये वाला फ्रंट होगा ये होगा कोल्ड फ्रंट। लेकिन कोल्ड फ्रंट का, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड फ्रंट का मेन पर्पस क्या होता है, वार्म फ्रंट को ख़त्म कर देना। तो इसकी आगे प्रोसेस कैसे चलेगी, ये इसको पुश करेगा, ये इस वार्म एयर को आगे पुश करेगा, और अगर इसको ये पुश कर रहा है तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये एरिया कम होता जाएगा। तो ये फर्दर कैसे बनेगा फिर, ये अगर वार्म एयर मास था ये इतना रह गया अब, और कोल्ड एयर मास, अब एयर है रोटेट कर रही है, कोल्ड एयर मास इस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है, दोनों साइड से कोल्ड एयर मास आ रहा है, कोल्ड एयर मास आगे इस वार्म एयर मास को पुश कर रहा है और अपना एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो एंड रिजल्ट इसका क्या होगा कि इसने फर्दर इसको इतना ज़्यादा सप्रेस कर देना है कि अल्टीमेटली जो ये वार्म एयर होगी, वार्म एयर मास होगा, ये अपलिफ्ट हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एयर मास ही बचेगा। और इस ये कैसे रह जाएगा फिर ये सारे का सारा रह जाएगा कोल्ड एयर मास, और जो ऊपर वाला एरिया होगा वो वार्म फ्रंट का एरिया आ जाएगा, और जो नीचे वाला ये वाला एरिया होगा ये होगा कोल्ड फ्रंट का एरिया। मतलब क्या हुआ कि एक्लूडेड फ्रंट में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या था कि सारी साइड से कोल्ड एयर आ रही थी पोलर एरिया से, ट्रॉपिकल एरिया से आ रही थी वार्म एयर, लेकिन कोल्ड एयर डेंसर होने की वजह से वो वार्म एयर को पुश करने का ट्राई कर रही थी, और अगर वो उसको पुश करने का ट्राई कर रही थी, इसका मतलब है कि वार्म एयर को वो मैक्सिमम अपलिफ्ट करेगी और अल्टीमेटली ये एक सर्कुलर मोशन ले लेगी और सर्कुलर मोशन में ये वार्म फ्रंट को ख़त्म कर देगी। और एंड रिजल्ट क्या होगा कि एंड में वार्म फ्रंट ख़त्म ही हो जाएगा, जो वार्म एयर होगी वो कम्प्लीटली अपलिफ्ट हो जाएगी और नीचे क्या बचेगी, कोल्ड एयर बचेगी। इसी को ही हम बोलते हैं अक्लूडेड फ्रंट, जिसमें स्टार्ट तो हुआ था स्टेशनरी फ्रंट से, लेकिन जैसे ही कोल्ड एयर मास बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने वार्म एयर मास को ख़त्म कर दिया। ये क्या है, हमारा अक्लूडेड फ्रंट। अब इसी फ्रंट फॉर्मेशन से ही जिस एरिया पर वार्म फ्रंट्स होंगे उन एरियाज़ पर सर्कुलर मोशन से जो एयर अपलिफ्ट होगी, उस अपलिफ्ट होने की वजह से जब हाइट पर वो ज़्यादा पहुंचेगी तो वहाँ पर क्या होगा, फिर उस रोटेशन से जो साइक्लोन्स बनेंगे उनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टेम्परेट साइक्लोन्स। इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में नहीं बनते हैं, मिड लैटिट्यूड क्योंकि ये 35 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में बनते हैं, फ्रंटल लेड साइक्लोन्स बोलते हैं क्योंकि ये फ्रंट की फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, जिस भी एरिया में वार्म फ्रंट होगा वहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स बनेंगे क्योंकि एयर अपलिफ्ट करेगी। और इसको वेव साइक्लोन्स बोलते हैं क्योंकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं इनकी हाइट जो होगी वो ट्रोपोपॉज तक चली जाती है, एक्सटेंड होती है ट्रोपोपॉज तक, और ट्रोपोपॉज के पास हमें पता है कि क्या होते हैं, वहाँ पर जेट स्ट्रीम्स होते हैं, और जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं वो वेव की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी वजह से ही वो इन जो विंड्स की स्पीड होती है, सर्कुलर मोशन होती है, इसको वेवी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको वेव साइक्लोन्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस चीज़ को एक बार रीड कर सकते हो, क्या है कि जो कोल्ड फ्रंट होगा अप्रोचेज द वार्म एयर मास फ्रॉम बिहाइंड, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कोल्ड जो एयर मास होगा वो वार्म एयर मास को पीछे से अप्रोच कर रहा है, देन उसके बाद वो वार्म एयर मास को अपवर्ड पुश कर रहा है, वार्म एयर मास को वो अपवर्ड पुश करे जा रहा है। देन एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसमें क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, जो भी एरिया वार्म फ्रंट का होगा उस वार्म फ्रंट के एरिया में यहाँ पर क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर क्यूमुलस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि जो कोल्ड फ्रंट होगा वो फास्टर मूव करेगा देन दी वार्म फ्रंट। क्योंकि ये डेंसर है और यहाँ पर विंड्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, जो वार्म एयर होगी वो कम्प्लीटली लिफ्ट हो जाएगी
तो उससे क्या होगा, फिर बाद में अक्लूडेड फ्रंट की फॉर्मेशन होगी और जो साइक्लोन होगा वो एंड में डिसिपेट हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में, एनसीईआरटी की डायग्राम है, इसमें भी जैसे कि एक्सप्लेन करा है, कोल्ड एयर सारी साइड से आ रही हैं। इस कोल्ड एयर ने यहाँ पर जो वार्म एयर थी उसको अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही अपलिफ्ट करेगी इसको तो एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर सर्कुलर मोशन में ये अपवर्ड मूव कर रही है तो क्या होगा, ऊपर क्या होंगे, जेट स्ट्रीम्स होंगे। जेट स्ट्रीम्स होंगे तो इस मूवमेंट को ये और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। वेस्टर्लीज हैं ये जेट स्ट्रीम्स, क्या होते हैं, वेस्टर्लीज। तो ये टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जनरली मूव करते हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो जनरल उनकी मूवमेंट जो होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो इस सर्कुलर मोशन को जो कि अपवर्ड हो रही है विंड की ड्यू टू द फ्रंटल फॉर्मेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स। सो दैट्स गोना डू फॉर टुडे। थैंक यू।